नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आप सभी के साथ रचना नितेश और जोहार छत्तीसगढ़ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जोहार छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरों से आपको करेंगे अपडेट, साथ ही फास्ट खबरों का अपडेट भी आपके लिए होगा। और बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। कल बाल दिवस मनाया जाना है और बाल दिवस पर बाल समारोह का आयोजन किया जाएगा छत्तीसगढ़ में। सीएम भूपेश बघेल समारोह का उद्घाटन करेंगे। आपको बता दें कि कल सुबह 11:30 बजे DDU ऑडिटोरियम में समारोह का आयोजन किया जाना है, जिसका उद्घाटन सीएम भूपेश बघेल करेंगे। तो 14 नवंबर को बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म दिवस, जिसे बाल दिवस के रूप में पूरे देश में धूमधाम के साथ मनाया जाएगा। और छत्तीसगढ़ में भी बाल समारोह का आयोजन किया गया है। पंडित दीनदयाल ऑडिटोरियम में खास तौर पर बाल समारोह का आयोजन किया गया है, जिसका उद्घाटन कल सुबह 11:30 बजे सीएम भूपेश बघेल करेंगे। अलग अलग कार्यक्रमों का इसमें आयोजन किया जाना है। तो बाल समारोह का आयोजन कल DDU में होगा। और अब प्रदेश के लिए एक गुड न्यूज, क्योंकि गुड न्यूज प्रदेश के मुखिया के घर से जुड़ी हुई है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जल्द ही दादा बनने वाले हैं। ये खुशखबरी उन्होंने खुद प्रदेशवासियों के साथ ट्विटर के माध्यम से साझा की। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा है कि मुझे दादा बनने का सुख मिलने जा रहा है। और इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री भूपेश टू बी लिखा स्टिकर नजर आया। सीएम के ट्वीट के बाद सैकड़ों लोगों ने सोशल मीडिया के जरिए उन्हें बधाइयां, शुभकामनाएं दी। इसके पहले सीएम गोद भराई रस्म में शामिल हुए। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल की पत्नी ख्याति की गोद भराई की रस्म आज सीएम हाउस में संपन्न करवाई गई। तो सीएम भूपेश बघेल ने अपनी खुशी प्रदेशवासियों के साथ साझा की है और अक्सर अपने जीवन के अमूल्य पलों को वो इसी तरह से ट्विटर के माध्यम से प्रदेशवासियों को, यानी कि उनके अपने परिवार प्रदेश के साथ में शेयर करते रहते हैं। चाहे वो इनकी एनिवर्सरी हो, उनके बेटे की शादी का फंक्शन हो या फिर अपना जन्म दिवस, वो अक्सर फोटो के माध्यम से प्रदेशवासियों के साथ अपनी खुशियों को साझा करना नहीं भूलते। और IBC 24 परिवार की ओर से भी प्रदेश के मुखिया को ढेर सारी शुभकामनाएं, गाड़ा गाड़ा बधाई। और बढ़ते हैं कुछ और खबरों की ओर। अनुसूचित जाति के लोगों को पार्टी से जोड़ने के लिए बीजेपी अनुसूचित जाति मोर्चा इन दोनों प्रदेश में कमल मितान अभियान और बस्ती संपर्क अभियान चला रही है। इस बारे में बीजेपी SC मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष नवीन मार्कंडे ने बताया कि अभियान के तहत कार्यकर्ता गांव-गांव में अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों की छोटी छोटी बैठकें कर रहे हैं। इन बैठकों में समाज के लोगों के साथ साथ इलाके के प्रबुद्ध लोगों को भी शामिल किया जा रहा है, जिनसे समस्याएं पूछी जा रही हैं। वहीं उसके बाद बीजेपी SC मोर्चा के कार्यकर्ता इन समस्याओं को एक कागज पर नोट कर कलेक्टर और अन्य विभाग के अधिकारियों को सौंपते हैं, ताकि इसका निराकरण किया जा सके। ऐसे बस्ती वार्डों जिसमें अनुसूचित जाति वर्ग के लोग निवासरत हैं, ऐसे क्षेत्रों में जाकर हम लोग उनके बस्तियों में बैठकर उनसे बातचीत कर रहे हैं। लोग अपनी समस्या रखते हैं और समस्या के समाधान के लिए वहाँ के संबंधित जो अधिकारी हैं उनके साथ जो है रैली के रूप में या वहाँ ज्ञापन सौंपने जाकर। RSS चीफ मोहन भागवत जशपुर के कल्याण आश्रम पहुंचे। झारखंड के लोहरदगा में से सड़क मार्ग से होते हुए भागवत को कड़ी सुरक्षा के बीच जशपुर के कल्याण आश्रम लाया गया। बता दें कि मोहन भागवत की अगुवाई में बीजेपी सांसद गोमती साय, प्रबल प्रताप सिंह जदेव, आदिवासी नेता नंद कुमार साय उनके साथ मौजूद रहे। भागवत ने आश्रम में पूजा अर्चना की और बच्चों से मुलाकात भी की और रेस्ट हाउस में आज वो रात बिताएंगे, जिसके बाद कल कई और आयोजनों में वो शिरकत करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के सांसद और बस्तर के प्रभारी संतोष पांडे ने रंजीत रंजन के नक्सल वाले बयान पर निशाना साधा है। संतोष पांडे का कहना है कि रंजीत रंजन ने भानु प्रतापपुर उपचुनाव को देखते हुए एक सोचा समझा बयान दिया है। भाजपा के लिए यह मुद्दा बड़ा होगा। उन्होंने ये भी कहा कि नक्सलियों को लेकर रंजीत रंजन का बयान छत्तीसगढ़ की आंतरिक क्षेत्रों में जान की बाजी लगाकर डटे पुलिस और सेना के जवानों, शहीदों और उनके परिजनों का अपमान है। इधर संतोष के आरोप पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि भाजपा जो भी मुद्दा बनाना चाहे बनाए, कांग्रेस को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सीएम ने यह भी कहा कि नक्सलवाद रमन सिंह के कार्यकाल में कितना बढ़ा था और हमारे कार्यकाल में कितना घटा है, ये आंकड़ों के जरिए नजर आ रहा है। कि रंजीत रंजन जी का ये बयान चुनाव के समय जो आया है,
ये सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। कांग्रेस आंतरिक और बाह्य आतंकवाद के मैं कहूं कि उनको पालने पोषने का काम करती रही है। उसको जो मुद्दा बनाना है बनाओ, उसको क्या फर्क पड़ता है। हाँ, रमन सिंह के साथ कार्यकाल में बढ़ा और हमारे कार्यकाल में घटा। तो मतलब ये है कि नक्सलवाद पीछे हटा। जो हमारी रणनीति है वो कारगर रही है और नक्सलवाद को पीछे धकेलने में हम सफल रहेंगे। पखांजूर में शासन के आंगनबाड़ी योजना का लाभ गर्भवती महिलाओं और बच्चों को नहीं मिल रहा है। कोयलीबेड़ा ब्लॉक के आरनगढ़ सेक्टर के आंगनबाड़ियों में गर्म खाना नहीं पकड़ा। दरअसल सितंबर में आंगनबाड़ी केंद्रों में चावल आवंटन नहीं हुआ। जैसे तैसे बचे हुए चावल के जरिए ही 2 महीने तक बच्चों को गर्म भोजन दिया गया, लेकिन अब राशन भी खत्म हो चुका और ऐसे में गर्म भोजन के ना मिलने के चलते अब बच्चे आंगनबाड़ी ही नहीं आ रहे। जो 2-4 बच्चे आंगनबाड़ी पहुंच रहे हैं वो अपने साथ घर से खाना लेकर आते हैं। वहीं पूरे मामले में प्रशासन के अधिकारियों की लापरवाही सामने आ रही है, जिसके चलते बच्चों का स्वास्थ्य और शिक्षा दोनों ही प्रभावित हो रही है। ऊपर से नहीं, ICDS ऑफिस से नहीं दे रहे। कितने महीने से नहीं दे रहे चावल? 3 महीने से नहीं दे रहे। इन लोगों को पोषण आहार नहीं मिलते हैं तो कैसे आएंगे? इन लोग तो अभी खेल कूद करेंगे और खाएंगे पिएंगे जाएंगे। फिलहाल अभी बच्चे नहीं आ रहे हैं। वो मध्याह्न भोजन गरम भोजन भी अभी नहीं मिल रहा है। छत्तीसगढ़ में जाली नोटों का कारोबार फैलता जा रहा है। हफ्ते भर पहले केशकाल में 500 रुपए के नकली नोट मिले थे। वहीं आज भानु प्रतापपुर में भी 500 रुपए का एक नकली नोट बरामद किया गया है। फल दुकानदार फूल सिंह के पास एक खरीदार पहुंचा जिसने नोट खपाया, जिसकी शिकायत भानु प्रतापपुर थाने में उसने की। वहीं भानु प्रतापपुर पुलिस ने शिकायत के आने के बाद जांच शुरू कर दी है। हालांकि भानु प्रतापपुर विधानसभा का अब चुनाव होना है और ऐसे में भानु प्रतापपुर में नकली नोट के मिलने से पुलिस विभाग के कान खड़े हो गए। वहीं कांकेर एसपी शलभ सन्ना ने कहा कि ये कोई एक गिरोह का काम है जिसकी जांच की जा रही है। कल आया था मेरे पास अनार लेने के लिए, वो आधा किलो अनार मांगा और उसको 80 रुपये रेट बताया। तो 500 का नोट दिया, उसके बाद 70 रुपये काटा, उसके बाद 100 का नोट रिचार्ज हो दिया और 30 का नोट दिया। 20 का एक ठोक और 10 का एक। उसके बाद वो पैसा लिया और चला गया। जो सूचना अभी भानु प्रतापपुर से आई है कि किसी फल दुकान में 500 रुपए के नकली नोट को दिया गया था, तो हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि जो सोर्स है वहां तक पहुंचने का पूरा प्रयास हमारी तरफ से जारी है। गिरोह होते हैं नकली नोट खपाने वाले, उनका काम होगा, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि इसकी तह तक जाए और जो सच्चाई है उसको सामने। शक्ति के चोरभट्टी गांव की महिलाएं अवैध शराब की बिक्री से परेशान है, जिसके बंद करवाने के लिए जयजयपुर थाने का घेराव किया गया। वहीं थाना प्रभारी तहसीलदार को पूर्ण शराबबंदी को लेकर ज्ञापन भी सौंपा। महिलाओं ने जमकर नारेबाजी भी की। वहीं महिलाओं ने यह भी कहा कि शराबखोरी और नशाखोरी से हमारे भविष्य के नवयुवक शराब, गांजे, धूम्रपान के आदी होने के कारण अपने भविष्य को बर्बादी की ओर लेकर जा रहे हैं। वहीं महिलाओं ने यह कहा कि कांग्रेस की सरकार ने शराबबंदी का वादा किया था, लेकिन अब तक राज्य में शराब बिक रही है। वही सरकार को शराब से आर्थिक लाभ मिल रहा है, लेकिन भावी पीढ़ी तबाह हो रही है। जब तक पूर्ण शराबबंदी नहीं की जाएगी तब तक हमारे समाज की महिलाएं सुरक्षित महसूस नहीं करेंगे। नक्सल प्रभावित इलाकों में बदलाव की बयार अब दिखने लगी है। इस बात का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जो ग्रामीण सुरक्षा बलों को देखकर पहले भाग जाया करते थे, वो अब नक्सलियों की अघोषित राजधानी कहे जाने वाले चिंतलनार कैंप पर पहुंचने लगे हैं। दरअसल सीआरपीएफ की 223वीं बटालियन के कमांडेंट नवीन कुमार के निर्देश पर चिंतलनार में सिविक एक्शन कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें आसपास के मुकरम, कोंतागुड़ा, रावगुड़ा, मरकागुड़ा और मोरपल्ली जैसे नक्सल प्रभावित वाले इलाकों के 400 ग्रामीण पहुंचे। कैंप में जवानों ने सभी को भोजन करवाया। इसके साथ ही ग्रामीणों को उनकी जरूरत की सामग्री भी बांटी गई। इस दौरान सीआरपीएफ के सेकंड कमांडेंट अधिकारी नितिन कुमार ने कहा कि सुरक्षा बल हमेशा ही क्षेत्र के लोगों की मदद के लिए तैयार है। और अब आपको दिखाएंगे एक खूबसूरत तस्वीर। रायपुर के शांति नगर में रहने वाली दिव्यांग महिलाएं धान से बेहद खूबसूरत पेंटिंग्स तैयार कर रही हैं। ये पेंटिंग जल्द ही आपको बाजारों में भी मिलने लगेगा। महिलाओं का कहना है कि वो किसी पर भी बोझ नहीं बनना चाहती और इसलिए उन्होंने इस नए काम को अपना लिया है। और IBC 24 अपने दर्शकों से यही अपील करता है कि इन दिव्यांगजनों द्वारा ये तैयार पेंटिंग्स जब बाजार में आए तो आप इन्हें जरूर खरीदें, क्योंकि ये उनका मनोबल और ज्यादा बढ़ाएगा।
छत्तीसगढ़ में व्यर्थ धानों का किस तरीके से सही उपयोग किया जा रहा है, इसकी सीधी तस्वीर हम आपको दिखाएंगे। हम रायपुर के शांतिनगर स्थित दिव्यांग महिलाओं के परिवार वालों के पास मौजूद हैं और सीधे उनसे बात करेंगे। मैम, आप लोग धान से पेंटिंग्स बना रहे हैं, किस तरीके से बना रहे हैं, आइडिया कैसे आया और क्या आने वाले दिनों में ये बाज़ारों में भी उपलब्ध होगा? हम लोग पहले पेंटिंग बनाते थे, फिर सोचे कि क्यों ना इसमें धान चिपका कर कुछ अलग बनाया जाए, इसलिए हम लोग धान चिपका के देखे तो अच्छा लगा, तो हम लोग धान का पेंटिंग बनाना चालू किए और आगे भी हम लोग इसे बाजार में उपलब्ध कराने की कोशिश करेंगे, अधिक से अधिक बना के। आप लोग जैसे कि दिव्यांगजन हैं और पहले आप लोगों की संख्या कितनी थी, अभी आप लोगों ने कितनी महिलाओं को अपने समूह से जोड़ा है? वैसे तो हमारी संख्या पहले हम 6 लोग थे और हमने औरों को भी बताया इस विषय में कि हम ऐसा ऐसा काम करते हैं और हमें महिलाओं की भी आवश्यकता पड़ती है करके। तो हम पहले 6 लोग थे, तो अब करीब हम लोग 15 से 20 लोग हैं और ये काम करते हैं। तो जिन महिलाओं को आप लोगों ने जोड़ा है उन महिलाओं का रिएक्शन क्या है अब? अच्छा है, इसमें वो लोग भी ईमानदारी से पार्टिसिपेट करते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर दिव्यांग महिलाएं हैं जो धान से खूबसूरत पेंटिंग्स तैयार कर रही हैं और वो बाकी महिलाओं को भी जोड़ रही है ताकि वे भी अपना रोजगार कर सके, अपने पैरों पर खड़ा हो सके और आत्मनिर्भर बन सके। कैमरामैन योगेंद्र मिश्रा के साथ सुप्रिया पांडे, IBC 24 रायपुर। टेक्नोलॉजी के इस युग में सट्टा खेलना और खिलाना दोनों बेहद आसान हो गया है। फोन के जरिए लाखों रुपए का सट्टा खेला जा रहा है, जिसे रोकने में पुलिस कई प्रयास तो कर रही है, लेकिन कई ऐप्स ने देश के बाहर अपना बेस सेट कर लिया है। वहीं पुलिस के कई सिपाही ही इन ऐप के आकाओं के मुखबिर बन चुके हैं। अब ऐसे में ये कैसे रुकेगा, इस पर एक खास रिपोर्ट। देश भर में ऑनलाइन सट्टे का जाल फैल चुका है। महादेव बुक नाम की ऐप की शुरुआत दुर्ग से हुई, जिसने अपना बेस आज दुबई में शिफ्ट कर लिया है। नेता अभिनेता सक्सेस पार्टी में शामिल हो रहे हैं। बड़े बड़े सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर युवकों को ऑनलाइन सट्टा खेलने के लिए उकसा रहे हैं। बेरोजगारी और लालच की मार युवाओं को ले डूब रही है। सोशल मीडिया की झूठी चकाचौंध ने लोगों की आंखों पर पट्टी बांध रखी है, जिसका नतीजा कर्ज में डूबना, डिप्रेशन, कई मामलों में आत्महत्या जैसे कदम सामने आ रहे हैं। वहीं ऑनलाइन सट्टे के कारोबार में पुलिस की साठगांठ भी सामने आ रही है। दुर्ग में ऐसे ही एक सिपाही सहदेव यादव को बर्खास्त करने की तैयारी की जा रही है। वहीं 13 सिपाहियों को निलंबित किया जा चुका है। दुर्ग पुलिस ने इस बार मार्च 2022 से इन पर दबिश देना शुरू किया, तो इन्होंने अपना हेडक्वार्टर पूरी तरह से दुबई में शिफ्ट कर दिया और यहाँ के लोग, यहाँ पर 4 ब्रांचेस को हमने दुर्ग में बस्ट किया है। दुर्ग पुलिस जो लगातार कार्रवाई दुर्ग में और रायपुर में होने लगी, तब इन लोगों ने भर्ती भी भिलाई को छोड़ के बिहार और यूपी के जो बेरोजगार लोग हैं उनको भर्ती करना शुरू किया। भिलाई के रहने वाले सौरभ चंद्राकर और रवि उत्पल ने आपदा में अवसर ढूंढा। कोरोना काल में जब सब अपने घर में बंद थे, तब ऑनलाइन सट्टे का खाका तैयार किया। 2019 में महादेव बुक की शुरुआत की गई। सोशल मीडिया के जरिए प्रचार प्रसार किया गया। देश विदेश में हो रहा अवैध कारोबार का संचालन किया जा रहा है। भारत में 200 से ज्यादा ब्रांच का संचालन हो रहा है। 1000 से ज्यादा महादेव बुक में काम कर रहे हैं। भिलाई में 200 से ज्यादा युवा कर्मचारी कार्यरत हैं। कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल के साथ अज्ञात स्थान पर बैठकर संचालन हो रहा है। आपको बता दें कि ऑनलाइन सट्टा खेलने के लिए आईडी जनरेट की जाती है। हर पैनल के पास 10 से ज्यादा अकाउंट रहते हैं। किराए पर भी बैंक अकाउंट लिए जाते हैं। 2019 के अगस्त सितंबर में इसका संचालन शुरू हुआ। 2020 में और 21 में जब कोरोना पूरे देश भर में फैला हुआ था, तब लोग घर में लॉकडाउन में थे। उस टाइम इन्होंने अपने एजेंट्स के थ्रू मैसेजेस, व्हाट्सएप, टेलीग्राम के थ्रू अपना प्रचार किया और लोगों को इसमें जोड़ा। एक और दुर्ग पुलिस ऑनलाइन सट्टे ऐप के जरिए कार्रवाई कर रही है। दूसरे राज्यों में जाकर ऐप से जुड़े लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है। इसी बीच पुलिस खेमे में ही सिपाहियों की मुखबिरी चिंताजनक है। पुलिस के संरक्षण में सट्टे का फैलना कई सवाल खड़े कर रहा है। वहीं पुलिस ऑनलाइन सट्टे के रोकथाम के लिए मिशन मोड में काम की बात कर रही है। अब देखना होगा पुलिस की एक्शन सट्टा रुकेगा या फिर शासन को ऑनलाइन सट्टे के खिलाफ कड़ा कानून लेकर आना होगा। आकाश राव, IBC 24 दुर्ग। हुनर
दिखाने के लिए उम्र की कोई सीमा तय नहीं होती। एक छोटा बच्चा भी अपने हुनर से दुनिया को हैरान कर सकता है। दुनिया से ऐसे कई उदाहरण देखने और सुनने को मिलते जाएंगे, जिसमें छोटी सी उम्र में ही बच्चे गीत, संगीत, अभिनय, नृत्य कला और लेखन के क्षेत्र में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा चुके हैं। अब इसी कड़ी में एक और बच्चे का नाम जुड़ गया है। रायपुर के 12 साल के बच्चे जैसल बड़वानी ने डाइव इन द वर्ल्ड ऑफ फिक्शन किताब लिखी है। 12 साल की जैसल ने एक ऐसे क्षेत्र को चुना जिसके लिए बहुत ज्यादा अध्ययन और अनुभव की जरूरत होती है। जैसल ने छोटी सी उम्र में इन सभी बातों को गलत साबित कर दिया। जैसल ने किताब लिखकर लेखन के क्षेत्र में अपना पहला कदम बढ़ा लिया है और इसके साथ ही ये भी बता दिया कि किताब लिखने के लिए ऊंची पढ़ाई और अनुभव की नहीं, बल्कि लिखने की कल्पना और नजरिए की आवश्यकता होती है। रायपुर के एक निजी होटल में आज इस किताब की लॉन्चिंग की गई, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर NH गोयल स्कूल की प्रिंसिपल कल्पना चौधरी मौजूद रही। वहीं जैसल की इस प्रतिभा से मां डॉली बड़वानी, पिता भूपेश बड़वानी खुद को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। बहुत सुंदर इलिस्ट्रेशंस और बहुत अच्छी कहानियाँ हैं जो कि मैंने खुद लिखी हैं और बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरीज हैं। मेरा नाम जैसल बड़वानी है और मेरी बुक का नाम डाइव इन द वर्ल्ड ऑफ फिक्शन है। जी, ये बुक डाइव इन द वर्ल्ड ऑफ फिक्शन ये मेरे बेटे ने लिखी है, जो आज 12 साल का हो गया है। और इसने अपनी इमेजिनेशंस और अपनी जो इसकी थिंकिंग थी उससे इसने ये कुछ स्टोरीज़ लिखी हैं बच्चों के लिए। और मैं चाहती हूँ जितना वो इसने बुक लिखते टाइम एंजॉय किया है, उतना ही दूसरे बच्चे इसे पढ़ के एंजॉय करें। सो प्लीज़ सपोर्ट हिम एंड रीड हिज बुक, एनकरेज हिम। थैंक यू।